हेलो बच्चों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपका बायो टीचर विजय सर। तो प्यारे बच्चों, ये जो अपना टॉपिक जिसको अपन डिस्कस कर रहे थे आर एनवायरनमेंट, इसके अपन आखिरी लेक्चर में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे अपन ट्रॉफिक लेवल को। वही बच्चों, अपन ने फूड चेन के बारे में डिस्कस किया था। फूड चेन क्या बताती है? फूड चेन बताती है हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है, ये कौन बताती है? फूड चेन बताती है। एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, बहुत ही बेसिक। भाई ग्रास, अब ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, भाई ग्रास हॉपर लिख देता हूं मैं, कोई ग्रास है, ग्रास हॉपर ही मुझे याद आ रहा है। और ग्रास हॉपर को खाया यहाँ पे फ्रॉग ने, ठीक है। तो बच्चों, अपन को ये चीज बताया कि जो फूड चेन होती है उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल होता है, हमेशा इस ही डायरेक्शन में चलेगा, उल्टा नहीं चलेगा। डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखें, इसी डायरेक्शन में ये चलता है। अब अपन देखें, जो ग्रास है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रोड्यूसर हो जाएगी। ग्रास एक ग्रीन कलर का प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन भी बनाता है और फूड भी बनाता है। तो ग्रास क्या हो जाएगी? प्रोड्यूसर हो जाएगी, ऑटोट्रॉफ हो जाएगी। उसके बाद ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, या फिर हर्बीवोर भी वो हो जाएगा, क्योंकि वो हर्ब्स को खा रहा है, घास को खा रहा है। उसके बाद कार्निवोर, फ्रॉग क्या है? ग्रास हॉपर को खा रहा है। अब फ्रॉग यहाँ पे ग्रास हॉपर को खा रहा है, तो फ्रॉग क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, या फिर कार्निवोर। अब फ्रॉग को कौन खाता है? मैं मान के चलता हूँ फ्रॉग को एक बर्ड ऑफ प्रे खाती है, एक बड़ी बर्ड है जो फ्रॉग को खा रही है, तो वो क्या हो जाएगी? बर्ड ऑफ प्रे। तो बर्ड ऑफ प्रे क्या हो जाएगी बच्चों? ये टर्शरी कंज्यूमर यहाँ पर आप कह सकते हो। मतलब सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होंगे, फिर ग्रीन प्लांट को खाने वाला डियर, डियर एक ग्रास डियर जो है वो हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर डियर को खाएंगे। छोटे कार्निवोर, ठीक है, छोटे कार्निवोर को खाएंगे। बड़े कार्निवोर, बड़े कार्निवोर में लायन आ गया, टाइगर आ गया, तो वो क्या हो जाएंगे? टॉप कार्निवोर हो जाएंगे। उन्हें आप टर्शरी कंज्यूमर भी बोल सकते हो। अगर अपन इस फूड चेन की बात करें तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अपन ट्रॉफिक लेवल बोल सकते हैं। तो प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल और टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। यानी ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ग्रास हॉपर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फ्रॉग थर्ड एंड बर्ड ऑफ प्रे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। बर्ड ऑफ प्रे में वो बड़ी बर्ड जाती है जो कि शिकार करती है, जिसमें आपके ईगल आ गए, हॉक आ गए, ये सब, ठीक है बच्चों। तो ये होता है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है फीडिंग लेवल। चलिए पढ़ते हैं। The various steps in a food chain at which the transfer of energy takes place. Various steps, तो यही बच्चों अपने steps होते हैं। चलिए अब आगे अपन बढ़ते हैं। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को ही, जो स्टेप ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करा उसी को ट्रॉफिक लेवल बोल रहे हैं। वही सरल भाषा में आपको बताया मैंने, वही चीजें यहाँ पर सब लिखी हुई हैं। अब द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर हमेशा आमतौर पर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद हर्बीवोर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। इन्हें अपन देखिए, प्लांट हो गए प्रोड्यूसर, हर्बीवोर हो जाएंगे कंज्यूमर, ठीक है। कार्निवोर्स हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सी का मतलब कंज्यूमर। और लार्ज कार्निवोर हो जाएंगे टर्शियरी कंज्यूमर। आए बच्चों बात समझ में? तो वही चीज अपन जो पहले डिस्कस करती है वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, और वो बेसिकली प्रोड्यूसर होते हैं और फोटोसिंथेसिस करके वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं उन्हें सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे लेके जाते हैं, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। जो कार्निवोर होते हैं इसमें स्मॉल कार्निवोर्स आप लिख सकते हो, छोटे कार्निवोर्स, ठीक है। बेसिकली ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे अपन सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। और जो आपके लार्ज कार्निवोर हैं या फिर टॉप कार्निवोर है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, और इन्हें अपन टर्शरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। देखिए बच्चों क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, टॉप कार्निवोर, टर्शरी कंज्यूमर, कार्निवोर। इस कार्निवोर का आप शॉर्ट कार्निवोर भी या स्मॉल कार्निवोर भी बोल सकते हो, ठीक है, स्मॉल कार्निवोर, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर। भाई जो ट्रॉफिक लेवल है इनको अपन पिरामिड की फॉर्म में भी जो है बच्चों को डिपिक्ट कर सकते हैं। पिरामिड आपको पता है कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। ये एक पिरामिड होता है बच्चों, जैसे आपने देखा था मिस्र के पिरामिड कुछ इसी तरीके के होते हैं। तो ऐसे प्यारे बच्चों फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उन्हें पिरामिड की फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो अपन देखिए पिरामिड ऑफ नंबर में तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं।
फिर प्रोड्यूसर के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर बनाया जाता है वो हमेशा अपराइट होगा, सीधा होगा, नीचे ब्रॉड होगा, ऊपर कम होता जाएगा। प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे प्राइमरी कंज्यूमर के मुकाबले, प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर के मुकाबले, इसलिए देखो कम होता जा रहा है, और सेकेंडरी कंज्यूमर ज़्यादा होंगे टर्शियरी कंज्यूमर के मुकाबले, इसलिए जो एक पी की जो है आपको पिरामिड यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। ये पिरामिड ऑफ नंबर की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन हमेशा इसी तरह का ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ पत्ता गोभी की, तो एक पत्ता गोभी है तो नीचे पत्ता गोभी प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर नीचे आएगा, ये नीचे रही। लेकिन एक पत्ता गोभी के ऊपर 25 कैटरपिलर हैं तो इतना बड़ा हो गया यहाँ पे, क्योंकि 25 एक से ज़्यादा हैं, फिर 25 कैटरपिलर के ऊपर एक बड़ा जो ने खाया तो ये वापस से पतला हो गया। तो इस केस में पिरामिड आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा। तो पिरामिड डिपेंड करता है किसकी बात हो रही है, ये भी पिरामिड ऑफ नंबर है और यहाँ पर भी बच्चों पिरामिड ऑफ नंबर है, दोनों ही पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ पर हैं। भाई एक पत्ता गोभी तो छोटा सा बनेगा, उसके ऊपर 25 कैटरपिलर बड़ा हो जाएगा, उस 25 कैटरपिलर के ऊपर कौन नजर रखे है, एक चिड़िया नजर रखी है, तो इसलिए वापस से छोटा हो जाएगा। देखिए दोनों सेम साइज है, कलर अलग अलग कर दिया, ग्रीन थोड़ा सा पिस्ता ग्रीन है और ये डार्क ब्लू है, ताकि डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो देखने को मिलता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम। अब जो फूड चेन है, फूड वेब, वो छोटे होते जा रहे हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से। द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन्स ड्यू टू मैन्स एक्टिविटीज लाइक हंटिंग लीड्स टू इम्बैलेंस। एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है प्यारे बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी जो इम्बैलेंस होता है कहीं ना कहीं वो सारे बायोस्फीयर की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। बायोस्फीयर क्या होता है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि अनडिजायरेबल है, जैसे हंटिंग हो गई, वो क्या कर रही है, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। फंक्शनिंग जो है इकोसिस्टम इसको डिस्टर्ब कर रहा है और फूड चेन को छोटा कर रही हैं। तो अब जैसे बहुत ही प्यारा एग्जांपल है चिंटू बेटा, इसको अपन क्या बोल दें, तो चिंटू ने मेरे कान में बोला सर इसको आप विराट कोहली जो है डिपिक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वीके टॉपिक लिख दिया है, विराट कोहली टॉपिक का मतलब बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से, कि द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट के बारे में आप पढ़ते हो अपनी ज्योग्राफी में, उसके बनने के पीछे ह्यूमन ही जिम्मेदार है। ह्यूमंस ने क्या करा, लायंस का शिकार करना चालू कर दिया। रोमन्स लोग हुआ करते थे, उन्होंने शेर का शिकार करना चालू कर दिया। और जब शेर कम हो गए तो फिर हर्बीवोर्स का कोई खाने के लिए बचा ही नहीं। भी हर्बीवोर को कौन खाता है, शेर ही तो खाता है। अब जब शेर है नहीं तो हर्बीवोर खुले हो गए, खुले सांड हो गए हर्बीवोर। तो हर्बीवोर क्या करेंगे, खूब सारे पेड़ों को खाएंगे अनकंट्रोल्ड वे के अंदर। तो जब अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग होगी, अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग यानी चरना, और जो अनकंट्रोल में सारी जो हरी सब चीज़ें हैं, जो भी हरा पेड़ पौधों सबको खा जाएंगी। तो इसी के धीरे 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 करके इसी तरह से क्या हुआ, सहारा डेजर्ट बन गया, क्योंकि सारी ग्रीनरी जो थे वो हर्बीवोर्स खा गए। जब ग्रीनरी खत्म हो गई तो कुछ मर गए, कुछ कहीं और मूव ऑन कर गए। तो ऐसे बच्चों जो सहारा डेजर्ट है वो भी किसकी वजह से बना, मैन के इफेक्ट से, क्योंकि उसने टाइगर को किल करना, लायन को किल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे लायन खत्म होने लगे तो हर्बीवोर्स की तादाद बढ़ी, और जैसे जैसे हर्बीवोर्स की तादाद बढ़ेगी तो वो ज़्यादा ग्रीनरी को खाएंगे, ज़्यादा प्लांट्स को खाएंगे, और अनकंट्रोल ग्रेजिंग की वजह से प्लांट्स खत्म होने लगेंगे, और जो फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगेगा, और इसी को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो ये बच्चों बहुत बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है ह्यूमन के अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ का, जिसने पूरा सहारा डेजर्ट क्रिएट कर डाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फूड चेन अपन देखते हैं यहाँ पे, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। हमेशा आपको अगर कोई भी चीज़ समझानी है तो आप ये फूड चेन ले सकते हैं। दिस अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी कॉमन फूड चेन। ऐसा नहीं कि ये फूड चेन कई प्रकार की होती है, एक्वेटिक फूड चेन भी होती है, पानी के अंदर भी जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी फूड चेन क्रिएट करते हैं, वैसे लैंड पे भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, बट ये बहुत बेसिक है जो सभी को समझ में आसानी से आ जाती है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन की एक्टिविटीज कैसे फूड चेन को डिस्टर्ब करती है, और फूड चेन के डिस्टर्ब होने से इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको भी अपन जानेंगे। तो अब देखिए, ग्रास, डियर और लायन, अगर इस फूड चेन में से सारे लायन को अपन हटा देते हैं तो
डियर को खाने के लिए कोई नहीं बचेगा, डियर की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। जितने डियर ज़्यादा होंगे उतनी ग्रास को खाएंगे तो ग्रास कम होती जाएगी, और ग्रास बिल्कुल कम हो जाएगी तो डियर के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और डियर भी मर जाएंगे। तो ये असर होगा अगर आप डियर को हटा दोगे, लायंस को हटा दोगे। अगर आप डियर को हटाते हो, अगर मैंने डियर को हटाया तो लायन के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो लायन तो मरने जाएंगे, और ग्रास को कोई नहीं खाएगा तो ग्रास बढ़ती जाएगी, तो हरियाली बढ़ेगी। ठीक है, डियर को हटाया तो लायन के पास खाने के लिए कुछ नहीं, लायन हरी पत्तियां तो खाएंगे तो लायन अपने आप बनने लग जाएंगे और ग्रास बढ़ती जाएगी, ग्रास तो खाने के लिए है ही नहीं डियर। केस या ऑल द प्रोड्यूसर्स आर, अरे भाई सारे करता धरता भगवान तो यही है, भगवान तो यहाँ पर क्या है, ग्रास है, कि ग्रास ही तो फोटोसिंथेसिस कर रही है। जब ग्रास ही नहीं होगी तो हर भी वो डियर है वो क्या खाएगा, और डियर नहीं होगा तो लायन क्या खाएगा। तो प्रोड्यूसर को हटा दो तो सब अपने आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। तो भगवान कौन हुआ चिंटू बेटा यहाँ पे, सर भगवान हुए यहाँ पर ग्रीन ग्रास। तो ये इम्पैक्ट आता है ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से, तो इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करता है। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे कैसे अगर आप किसी भी एक चेन के किसी ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म को हटा रहे हो अपनी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज की वजह, जैसे हंटिंग हो गई, भाई शेर का दिखावा करना, शेर की हंटिंग कर दी, शेर को कैप्चर करके बेच दिया। ठीक है, डियर है, डियर को कैप्चर कर लिया, तो क्या होगा आपने देख लिया, अगर डियर को हटा दोगे तो ग्रास बढ़ जाएगी, शेर मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी बीच में से एक जो कांटा टूटता है, या फिर कोई एक बच्चों बीच में से कोई भी ट्रॉफिक लेवल हटता है, ऑर्गेनिज्म हटता है, तो पूरी की पूरी फूड चेन ही गड़बड़ हो जाती है। तो एक बढ़ जाएगा, दूसरा बहुत ही कम घट जाएगा, दूसरा बिल्कुल घट जाएगा, तो एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट यहाँ पर होता है। आपको पता है इम्बैलेंस कभी भी इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। बच्चों ये विराट कोहली टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल 7 स्टार ही लगा दें। इससे रिलेटेड आगे भी जो टॉपिक आएंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे प्यारे बच्चों। अब किसी भी कम्युनिटी में जो फूड चेन होती है उसमें स्टेप वाइज एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब समझना इसको, जो भी देखिए जो मेन एनर्जी पकड़ता है वो पकड़ता है ग्रीन प्लांट सन की। तो ऑन एन एवरेज अबाउट 1% ऑफ सन एनर्जी ही प्लांट ग्लूकोज की फॉर्म में सेव कर पाता है, फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में उसको ट्रैप कर पाता है, फूड की फॉर्म में उसको ट्रैप कर पाता है। मतलब सन ने जो है कोई सी भी एनर्जी दी तो उसका 1% ही प्लांट जो है उसको फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा। इतनी सारी कहाँ चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। प्लांट इतने सारे को यूज नहीं कर सकता, जितनी भी गिर रही है उसमें से 1% जो एनर्जी उसको फूड में कन्वर्ट वो कर पाएगा। उसके बाद जो केमिकल एनर्जी फूड की फॉर्म में स्टोर है वो हर्बीवोर को ट्रांसफर होगी जब हर्बीवोर उसको खाएंगे, और हर्बीवोर से वो एनर्जी कार्निवोर को ट्रांसफर होगी जब कार्निवोर एंड हर्बीवोर को खाएंगे। तो इस तरीके से जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है फूड चेन के अंदर। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, जो भी सन से एनर्जी आ रही है उसके सिर्फ 1%, ये आप बिल्कुल दिमाग में गिठान बांध के बिठा लो कि जो 1% होती है सन की, वही प्लांट उसको फूड की फॉर्म में स्टोर करता है, सेव करता है। उसके आगे अलग चीजें चलती हैं। बाकी जब प्लांट जो एनर्जी लेता है सन से उसका 1% ही वो फूड में कन्वर्ट कर पाता है। फिर उस प्लांट को जब हर्बीवोर खाएंगे तो फिर वो एनर्जी हर्बीवोर में जाएगी, हर्बीवोर को कार्निवोर खाएंगे तो कार्निवोर में वो एनर्जी जाएगी। लेकिन वो एनर्जी कम होती जाएगी, वो कितनी % कम होगी उसको अपन आगे पढ़ेंगे 10% लॉ के अंदर। अभी बस इतना ही ध्यान रखना कि भाई जैसे जैसे एनर्जी आगे मूव ऑन करती है तो एनर्जी का लॉस होता है और कम एनर्जी आगे बढ़ पाती है। जैसे ग्रास को जब डियर खाएगा तो एनर्जी का कुछ लॉस होगा, देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। जब डियर को लॉयन खाएगा तो अगेन देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। अभी कितना लॉस होगा वो मैं आगे आपको 10% लॉ में बताऊंगा। वैसे नाम से पता पड़ रहा है कि 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर हो पाएगी, बाकी 90% का लॉस हो जाएगा। वो आगे अपन डिटेल में समझेंगे। अब इतना ही ध्यान रखिए आप कि इनिशियली तो 1% एनर्जी ही प्रोड्यूसर फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, बाकी जब वो एनर्जी आगे पास करते हैं तो 10% ही पास हो पाती है, बाकी जो है लॉस हो जाती है। अब कितनी लॉस होती है, पहले अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द इको सिस्टम। एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनादर। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनादर। अब जो एनर्जी उसका कंटिन्यूस ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर, जो एनर्जी है उसका मूवमेंट बताना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा फूड के मुकाबले। जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से लेके
टॉप कार्निवोर था, लेकिन इस ट्रांसफर के दौरान कुछ एनर्जी तो यूटिलाइज कर लेता है ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और कुछ जो एनर्जी होती है उसका लॉस हो जाता है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। वो लॉस मेनली हीट की फॉर्म में ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ मटेरियल इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक बट फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। इसको भी आप 5 स्टार लगा लीजिए। ये भी बच्चों विराट कोहली टॉपिक है। तो अपन ने यहाँ पर डिस्कस करा था कि जो एनर्जी होती है उसका मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है फूड चेन के अंदर, और हर एक लेवल पे जो है कुछ एनर्जी ऑर्गेनिज्म खुद यूज करता है और कुछ लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है, इस पॉइंट को आपके पकड़ के रखना है, तभी आगे डिस्कस अपन कर पाएंगे। देखिए अगर अपन मटेरियल की बात करें तो आपको पता है जो डिकम्पोजर होते हैं, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये क्या करते हैं, जो भी प्लांट डेड होता है या जो भी एनिमल डेड होता है उनके वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज करके उनके अंदर जो मटेरियल होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसको अनलॉक करके वापस अर्थ को रिटर्न कर देते हैं। तो जो मटेरियल जो है जिसने एब्जॉर्ब किया था प्लांट या एनिमल ने, उसके डेथ होने के बाद वापस वो लौट गया, तो मटेरियल क्या है, साइक्लिक फॉर्म में रोटेट हो रहा है। फिर जो मटेरियल वापस से अर्थ को रिटर्न हुआ, प्लांट्स ने उसको यूज करके वापस से नया फूड बनाया, उस फूड को जो खाएगा वो मटेरियल उसके अंदर चला जाएगा। तो एक तरह से जो मटेरियल है उसका फ्लो साइक्लिक है। भाई एक एनिमल है, उसकी डेथ हुई, अब एनिमल की डेथ हुई तो डिकम्पोजर उन्होंने डिकम्पोज करा, उसके अंदर न्यूट्रिशन लॉक था, उसको वापस से सॉइल में मिला दिया। अब प्लांट वापस से सॉइल में उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, फूड बनाएगा, उस फूड को कोई दूसरा एनिमल खाएगा तो उसमें चला जाएगा। तो एक तरीके से जो मटेरियल है उसका साइक्लिक फ्लो में मूवमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर वहां पर मौजूद हैं। अगर डिकम्पोजर मौजूद नहीं होंगे तो जो साइक्लिक फ्लो है बच्चों वहीं पे ही रुक जाएगा। अब एनर्जी के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी जो होती है उसका मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है, साइक्लिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब एनर्जी का मूवमेंट होता है अलोंग द फूड चेन तो उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है हीट की फॉर्म में, और इस एनर्जी को प्रोड्यूसर यूज नहीं कर सकते वापस से। तो जब इस एनर्जी को प्रोड्यूसर नहीं यूज कर पा रहे तो जो एनर्जी का फ्लो है बच्चों साइक्लिक नहीं हो पाएगा। तो जो मटेरियल है उसका फ्लो तो आप साइक्लिक बोल सकते हो, लेकिन जो एनर्जी है उसका मूवमेंट साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है एनवायरनमेंट में। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हीट की फॉर्म में लॉस होती है, जिसको प्लांट या प्रोड्यूसर यूज नहीं कर सकते। तो जब यूज नहीं कर सकते तो साइकिल यहीं पे ही आपकी रुक जाएगी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन, अब डिस्कस करेंगे अपन 10% लॉ को। इसको भी आप 5 स्टार लगा दें। कुछ एंड का जो लेक्चर है बच्चों, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले जिनमें से आमतौर पे क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें से एक है 10% लॉ। इनको देने वाले जो साइंटिस्ट उनका नाम था रेमंड लिंडमैन। ये उनका एकदम ओरिजिनल फोटो है। उस टाइम भी पासपोर्ट साइज फोटो चलते थे, आज भी चलते थे। वही पासपोर्ट साइज फोटो मैंने गूगल से निकाला और एग्जैक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को जरा सी भी दिक्कत नहीं आए इनकी फोटो को विजुअलाइज करने के लिए कि इस तरीके के दिखाई पड़ते थे। तो ये जो रेस्पेक्टेड डॉक्टर रेमंड लिंडमैन है कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ते थे। एग्जैक्ट इनका ओरिजिनल A4 साइज का जो फोटो था गूगल से मैंने सर्च करके निकाला था, ऑथेंटिक वेबसाइट से, वो यहाँ पे मैंने रख दिया। तो अब इन्होंने क्या बोला, ये इन्होंने दिया था ईयर 1942 के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू 10% लॉ सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जा पाती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर, बाकी जो 90% एनर्जी होती है उसका लॉस हो जाता है। प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है, सन से प्रोड्यूसर के बीच में तो 1% का कॉन्सेप्ट चलेगा। सन से जो एनर्जी प्रोड्यूसर ले रहा है और उसको फूड में कन्वर्ट कर रहा है वो तो 1% होती है। तो 1% वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ सन और प्रोड्यूसर तक ही रहेगा, उसके आगे 10% का कॉन्सेप्ट चलेगा। आगे जो एनर्जी पास ऑन होगी प्रोड्यूसर से आगे हर्बीवोर, हर्बीवोर से आगे स्मॉल कार्निवोर, स्मॉल कार्निवोर से और भी आगे टॉप कार्निवोर। तो यहाँ तक सिर्फ 10% एनर्जी ही मूव करेगी, बाकी 90% का लॉस होगा। तो क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जा पाती है, इसको बोला गया 10% लॉ। According to 10% law, only 10% of the energy entering a particular trophic level of organism is available for transfer. जो भी एनर्जी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में उसकी 10% ही आगे ट्रांसफर हो पाएगी। जो एनर्जी अवेलेबल है वो सिर्फ 10% ही होती है प्रीवियस लेवल की। इसको आगे हम बहुत सिंपल डायग्राम से समझेंगे। देखिए बहुत सिंपली फाइड वे में डायग्राम बना हुआ है और उसको देखते सारी बातें अपने बच्चों क्लियर होने वाली हैं। सन है,
सन से अगर आप देख पा रहे हो 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी गिरी प्रोड्यूसर के ऊपर। प्रोड्यूसर बस 1% ही इसकी फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा। 1% निकालें तो 2 जीरो से 2 जीरो करके 10 जूल अवेलेबल होगी प्लांट के पास फूड की फॉर्म में। तो जो 1% का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये जो 1% का कॉन्सेप्ट है वो बस सन और प्रोड्यूसर के बीच में ही चलेगा। जो आपका 1% का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आपके सन और प्रोड्यूसर के बीच में ही चलेगा। इसको आगे आप कंफ्यूज मत होना, इसको 10% से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत लेना। जो 1% का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आपके प्रोड्यूसर और सन के बीच में ही चलेगा। तो सन से 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी आई तो प्लांट ने उसका 1% फूड की फॉर्म में कन्वर्ट करा जो कि 10 जूल निकल के आता है। अगर आप 10% 1% निकालोगे तो 1000 का तो 10 जूल ही निकल के आएगा। अब प्रोड्यूसर से आगे जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी वो मात्र 10% ही होगी, बाकी का लॉस हो जाएगा। 10 जूल का अगर अपन 10% निकालें तो वो 1 जूल निकल के आता है, तो उसके पास ये 1 जूल एनर्जी जाएगी। अब 1 जूल के जब आगे अपन जाएंगे तो उसका भी 10% निकलेगा, तो 10% ऑफ 1 जूल क्या हो जाएगा, 0.1 जूल एनर्जी ही शेयर के पास रहेगी। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी है वो बहुत कम होती जा रही है, और इसी कारण से जो ट्रॉफिक्स होते हैं प्यारे बच्चों, जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं प्यारे बच्चों, वो मैक्स टू मैक्स 4 होते हैं या फिर स्पेशल केसेस में 5 होते हैं। उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते, क्योंकि एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो सफिशिएंट नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ गिवन बाय रेमंड लिंडमैन। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ भाई, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछते जाते हैं तो वो आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। तो सन से क्या हो रहा है बच्चों, 1000 जूल ऑफ लाइट एनर्जी आ रही है, तो जो प्लांट होगा उसमें से 1% ही फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा। तो 1000 का जब आप 1% निकालोगे तो 10 जूल यहाँ पर वो निकल के आता है। 1% का फंडा यहीं पे खत्म हो जाता है। प्रोड्यूसर से जो भी एनर्जी आगे जाएगी वो सिर्फ 10% ही जाएगी, बाकी सारी लॉस हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ हीट मोस्टली। तो जब 10 जूल है, जब हर्बीवोर इस पेड़ को खाएगा तो 10 जूल का 10% ही आके जाएगा, जो कि निकलेगा 1 जूल। अब इस डियर को जो कि हर्बीवोर जब शेर खाएगा तो 1 जूल का भी 10% निकल के आएगा, तो वो हो जाएगा 0.1 जूल। तो देखिए हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी की जो लेवल है, क्वांटिटीज है, वो बहुत कम होती जा रही है। इसलिए जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर बहुत स्पेशल केसेस में 5 होते हैं। उससे ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो सफिशिएंट नहीं होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बता रखा है, वाई द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज लिमिटेड। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 स्टेप्स। किसी भी फूड चेन में 3 या फिर 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 3 या 4 स्टेप यानी 3 या 4 ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि जो एनर्जी होती है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के लिए कम होती जाती है, और इतनी एनर्जी होती है वो इनसफिशिएंट होती है सस्टेनेंस के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के। सस्टेन का मतलब सर्वाइव यहाँ पर करना। देयर आर हाउ एवर सम फूड चेन कंटेनिंग 5 स्टेप्स, तो सम ही है बच्चों, दीज आर ओनली सम, ठीक है, इन अ फूड चेन। तो ये बहुत स्पेशल केसेस होते हैं, बाकी आमतौर पे 3 या 4 होते हैं, 5 बहुत स्पेशल केसेस होते हैं। तो क्योंकि हर एक लेवल पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसलिए 5 या 5 से ज़्यादा आमतौर पे नहीं देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं बच पाती उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। इसलिए जो भी फूड चेन होती है उसमें 3, 4 या मैक्सिमम 5 ही ट्रॉफिक लेवल आपको दिखाई पड़ते हैं, और दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ गिवन बाय रेमंड लिंडमैन, there is a loss of energy and only 10% is energy transferred to the next organism, and gradually this energy level decreases, and coming to the 4th or 5th trophic level very less amount of energy is available which is insufficient for the organism's survival। ठीक है बच्चों। अब accumulation of harmful chemicals in food chain, इसको बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है, या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी इसको बोलते हैं। तो आप चाहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन लिख दो या फिर बायो मैग्निफिकेशन भी लिख सकती है। तो होता क्या है बच्चों, बेसिकली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वो होते हैं जो टाइम के साथ सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होते। जैसे प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स हो गए, जैसे पेस्टिसाइड हो गए, पेस्टिसाइड है जैसे डीडीटी वगैरह हो गया, पेस्टिसाइड है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी समय के साथ ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होते बाय द एक्शन ऑफ डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, जैसे थे ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड की यहाँ पर बात हो रही है, जब फार्मर इन पेस्टिसाइड को खेतों में डालते हैं, स्प्रे करते हैं,
तो ये प्रोड्यूसर लेवल पे एंट्री कर जाते हैं फूड चेन के अंदर। भाई पानी के अंदर डाला फिर स्प्रे कर दो तो तो पेड़ के ऊपर स्प्रे कर दिया इन पेस्टिसाइड को। भाई पेस्टिसाइड को क्यों डाला जाता है इस बात को समझना। पेस्टिसाइड वो केमिकल होते हैं जो कि पेस्ट को मारते हैं। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट वो कीड़े होते हैं या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पेड़ को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड को डाला जाता है। लेकिन एक गलत चक्कर ये होता है इसका कि जो पेस्टिसाइड होते हैं वो पानी के साथ मिलकर पेड़ों के अंदर चले जाते हैं, यानी प्रोड्यूसर लेवल पे वो एंट्री मार जाते हैं। अब जैसे जैसे प्रोड्यूसर को हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, फूड चेन में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे इनकी क्वांटिटी बढ़ती, एनर्जी तो कम होती है, इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन। जैसे जो फ्लो ऑफ एनर्जी था हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कम होता जा रहा था, इसमें उल्टा, इसमें जो जो नेगेटिव देखिए अच्छी चीज़ तो कम होती है और गंदी चीज़ बढ़ती है। ये हर एक ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो टॉप पे रहते हैं हमेशा, फूड चेन के भी टॉप पे हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा इनकी कॉन्सेंट्रेशन पाई जाएगी। समझिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ग्रास मैंने लिख दिया, तो ग्रास को खाया गोट ने, गोट को यहाँ पर अपन कह देते खाए ह्यूमंस ने। तो आमतौर पे ह्यूमंस जो होते हैं फूड चेन के टॉप पे ही होते हैं, क्योंकि वो ओमनीवोर होते हैं। और वैसे भी ह्यूमंस का कोई भरोसा नहीं, ह्यूमंस इतने स्ट्रांग होते हैं कुछ भी खा सकते हैं। चाइना का एक रिसेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं ऐसे कोई नस्ल भेद वाली बात नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चाइना में जो वाइड वैरायटी ऑफ फूड को खाया जाता है। कोई भी चाइनीज़ व्यक्ति जो देख रहा है उसको गलत में मत लेना, जिसको हिंदी आती हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि चाइना में वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रास तो खाया गोट ने, गोट को खाया ह्यूमंस ने। तो अब ग्रास के ऊपर केमिकल डाला, मैं मान के चलता हूँ 1 यूनिट केमिकल डाला एक घास के ऊपर। अब इस बकरी इस घास को खाएगी। अब बकरी एक घास तो नहीं खाएगी, बकरी बहुत सारी घास खाएगी, डेली खाएगी। तो जब बकरी बहुत सारी घास खाएगी डेली, उसमें ऑब्वियस सी बात है ये जो केमिकल है ये 10 यूनिट हो जाएगा। मैं 10 मान के चल रहा हूँ, हालांकि बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन मैं 10 मान के चल रहा हूँ समझाने के तौर पर। तो एक घास के पत्ते में 1 यूनिट पेस्टिसाइड गया। अब गोट घास के पत्ते खाएगी, एक तो खाएगी नहीं, बहुत सारे खाएगी और डेली खाएगी, तो गोट में 10 यूनिट हो गया। अब इस गोट को ह्यूमंस खाएंगे। अब एक तो खाएंगे नहीं, बहुत सारे खाएंगे, और हफ्ते में 2-3 बार तो खाएंगे, या महीने में 1-2 बार खाएंगे, तो ह्यूमंस में और भी ज़्यादा हो जाएगा, मान के चलो 30 यूनिट। ये एक रफ डेटा है, अप्रॉक्सीमेट डेटा है, ये कोई फिक्स डेटा नहीं, समझाने के तौर पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो अपन देखेंगे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। चालू हुआ था 1 यूनिट से, 1 से 10 हुआ, 10 से 30 हुआ। यानी जो अपन बात लिखी हुई है यहाँ पे कि भाई अलॉन्ग द फूड चेन जो केमिकल्स है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफाई हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और लिविंग थिंग्स है, क्योंकि लिविंग थिंग्स इसलिए वर्ड बायोलॉजी आ गया, और क्योंकि बड़ा हो रहा है डीडीटी केमिकल का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैग्निफिकेशन वर्ड यूज कर दिया गया। इसको बायो मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, क्योंकि यहाँ पर पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल लिया अपन ने, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका डीडीटी, तो बायो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड भी आप इसको बोल सकते हो। इसीलिए प्यारे बच्चों डीडी का जो उपयोग है उसको बैन कर देगा डीडी के उपयोग पे, क्योंकि वो फूड चेन में एंट्री मार रहा था प्रोड्यूसर लेवल से और ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा था। यही बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हेल्थ को डैमेज करते हैं धीरे धीरे। आपकी हेल्थ को कब धीरे धीरे खा जाएंगे आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो अब बच्चों जो पेस्टिसाइड होता है फूड चेन में एंट्री मारता है, प्रोड्यूसर लेवल पे एंट्री मारता है, ठीक है, और सबसे ऊपर एक्यूमुलेट होकर वो ह्यूमंस के अंदर पहुंच जाता है। ये जो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन। क्योंकि अपन यहाँ पे पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं जो कि डीडीटी, उसको बोलते हैं बायो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड। एक बात और बच्चों, जो पेस्टिसाइड होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो वो हर एक लेवल पे इकट्ठे होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, ब्रेक डाउन नहीं होंगे। और यही इनका जो नेचर है टूटने, ब्रेक डाउन नहीं होने का, इन्हीं के कारण से आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मैं आपसे ये मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी सब्जियां फल खाएं कोशिश करें वो एक अच्छी जगह से लें, और अगर वो ऑर्गेनिक है तो और भी बढ़िया बात यहाँ पर हो जाएगी। तो बच्चों हालांकि अपन इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेस्ट को मारते हैं। पेस्ट कौन होते हैं? अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स विच कैन हार्म योर क्रॉप्स। तो वो अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स जो क्रॉप्स को हार्म करते हैं उन्हें पेस्ट बोला जाता है। इसमें आपके इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, कुछ रोडेंट्स हो गए, तो उन्हें मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है।
और इन्हीं की वजह से बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल या पॉल्यूटेंट। तो इसके अंदर बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आगे ट्रांसफर होगा वो हमेशा पेस्टिसाइड का नहीं हो सकता, वो कोई पॉल्यूटेंट भी हो सकता है। अब ये एक्वाटिक फूड चेन गिवन है। मे फ्लाई, मे फ्लाई क्या होता है? एक एक्वाटिक इंसेक्ट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता तो मे फ्लाई इट इज एन एक्वाटिक इंसेक्ट। ब्लू गिल मे फ्लाई को खाती है, तो एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ वो मे फ्लाई से ब्लू गिल को हुआ। ब्लू गिल को बास फिश खाती है, तो एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ वो ब्लू गिल से बास फिश को हुआ। बास को ह्यूमन कैच करते, देखिए कैसा फनी सा मुंह बना रखा है, ठीक है। तो इस बास फिश को ह्यूमंस खाते हैं, तो एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ वो बास से ह्यूमंस को हुआ। तो आप नीचे कुछ देख रहे होंगे, जैसे अपन कहते हैं कुछ डाउनलोडिंग चलती है, कुछ प्रोसेसिंग चलती है, जैसे लाइनें आगे बढ़ती हैं, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर बच्चों चल रहा है। अब एक्वाट, ये जो मे फ्लाई है ये एक केमिकल गिवन है, ये पॉल्यूटेंट मान लो इसको, इट्स अ पॉल्यूटेंट। ये जो ब्लैक ब्लैक है बच्चों ये क्या है? एक तरीके का पॉल्यूटेंट है। और ये पॉल्यूटेंट कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट्स अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये इंसेक्ट्स ने इस पॉल्यूशन के ऊपर, इस पॉल्यूटेंट के ऊपर बैठे, तो ये जो पॉल्यूटेंट वो इंसेक्ट्स के अंदर चला गया पानी के जरिए। देखिए ये पानी के अंदर है पॉल्यूटेंट, अब ये जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स है भी पानी के अंदर ही, तो इनके अंदर चला जाएगा बॉडी में। फिर इनको ये ब्लू गिल खाएगी। अब बहुत सिंपल सी बात है, ब्लू गिल एक को तो खाएगी नहीं, ब्लू गिल बहुत सारे मे फ्लाई को खाएगी और डेली खाएगी, तो ब्लू गिल में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। अब जो बास फिश है वो ब्लू गिल को खाएगी। अब एक को तो खाएगी नहीं, बहुत सारी खाएगी और रेगुलर बेसिस पे खाएगी, ठीक है। तो बास फिश के अंदर ये और भी ज़्यादा हो जाएगा, ह्यूमंस के अंदर अकॉर्डिंगली और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन जो है वही बास फिश को खाएंगे, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो बास फिश को खाएंगे, और ऐसा तो है नहीं कि एक ही खाएंगे, वो भी रेगुलर बेसिस पे खाएंगे। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इस पॉल्यूटेंट की, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्यारे बच्चों, उसकी हर एक ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती ही जाएगी। इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल या फिर पॉल्यूटेंट, फिर इसको बोलते हो बायो कॉन्सेंट्रेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो आप वर्ड बायो कॉन्सेंट्रेशन भी यूज कर सकते हो। बायो का मतलब यहाँ पर होता है लिविंग, कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ते जाना। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो वर्ड बायो यूज हुआ क्योंकि ये फूड चेन्स में हो रहे हैं, और कॉन्सेंट्रेशन यानी इसकी जो क्वांटिटी है जो पॉल्यूटेंट उसकी बढ़ती जा रही है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। ट्रॉफिक लेवल को बच्चों फीडिंग लेवल भी अपन बोल सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब आप देखिए यहाँ पे, ये आपकी अर्थ है, इसके अंदर अपन रहते हैं, दिस इज अर्थ। अब अर्थ के आप देखिए, ये येलो स्फेयर जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है आपका ओजोन लेयर बोल रहा है, फिर ओजोन गैस बोल दो, इट्स ओजोन लेयर, जो कि ओजोन गैस की बनी होती है। ओजोन गैस क्या होती है बच्चों? ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन होती है। तो अपन देखेंगे कि जो सन की रेज आ रही है वो यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यहाँ से टकरा रिफ्लेक्ट बैक हो गई, लेकिन इस एरिया से वो अंदर एंटर कर रही हैं, यानी यहाँ पर क्या हो गया? ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हैज अकर। अब ये बात समझने लायक है प्यारे बच्चों कि जो अपन वर्ड ओजोन होल यूज करते हैं, वर्ड ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि ओजोन में एक गड्ढा हो गया, छेद हो गया। ओजोन होल का मतलब होता है कि ओजोन की जो लेयर है वो पतली हो गई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओजोन होल का मतलब होता है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन होल का मतलब होता है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन होल का स्पेसिफिक मतलब ऐसा ओजोन में छेद हो जाना नहीं होता है। ओजोन होल का मतलब है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर जो आप येलो शेडेड एरिया देख रहे हो जो कवर किए हुए हैं अर्थ को ऐसे स्फीयर के अंदर, वो ओजोन लेयर होगी। ओजोन लेयर बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। उसके ऊपर इस एरिया में देखिए आप कुछ अलग सा कलर दे रखा है, इसका मतलब है कि ओजोन लेयर यहाँ पे कम हो गई, जिसकी वजह से अर्थ सन से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, ये जो है बच्चों ये है यूवी रेडिएशंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीज आर यू यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो अल्ट्रा, देखो सन से जो रेज आती हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहली हो गई विजिबल लाइट, जिसके जरिए हम लोग देख सकते हैं। दूसरी होती है यहाँ पे इंफ्रारेड, जो कि हीट जो है उसको हीट होती है बेसिकली इंफ्रारेड। और तीसरी होती है यूवी लाइट, जिसको अपनी जो बेसिकली ओजोन लेयर होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। अगर किसी भी कारण से अर्थ पे पहुंचती है तो इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फेयर है जिसके अंदर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, ये अपन को यूवी रेस से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है,
ठीक है। लेकिन जो ओजोन लेयर है, जिसको अपन ओजोन लेयर डिप्लीशन भी बोलते हैं, ओजोन लेयर होल को, तो वो एक ऐसा जगह है जहाँ से जो यूवी रेज है वो अर्थ पे पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। अब आगे थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में बच्चों। ओजोन लेयर जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, क्योंकि जितने भी हार्मफुल यूवी रेडिएशन आ रहे होते हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अपन तक पहुंचने से बचाती है, यानी अर्थ तक पहुंचने से ये बचाती है। अब ओजोन क्या है? ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर बच्चे ओजोन को बनाते हैं। इट इज पॉइजनस इन नेचर, ये आपको पता होना चाहिए। ओजोन गैस होती है, ये पॉइजनस होती है, ठीक है, और गैस भी ये होती है। अब ये जो डिप्लीशन हो रहा है, अपन ने ओजोन होल की बात करी, ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करी बच्चों, ये एक ऐसे केमिकल की वजह से हो रहा है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए CFC, इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें जो क्लोरीन है वही मेन गुंडा है। ये जो क्लोरीन होता है प्यारे बच्चों, ये जो मेन गुंडा है, ये क्या करता है? यही इस ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूवी रेडिएशन की वजह से क्लोरीन जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अलग हो जाता है और अलग होकर ये गुंडा बन जाता है, और ये गुंडा तबाही मचाता है ओजोन लेयर के अंदर जाके। इसलिए कभी भी किसी इंसान को गुस्सा ना दिलाएं, तो जब उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तो एक ऐसे कदम उठा लेता है जिसका जो परिणाम होता है बहुत ही बुरा देखने को मिलता है। इसलिए जो भी इंसान है उन सबको आप इज्जत से रखिए, प्यार से रखिए, क्योंकि जब जो कहते हैं ना कि द कॉमन मैन इज़ वेरी पावरफुल, कॉमन मैन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो क्लोरीन वही कॉमन मैन है जिसको अंडर एस्टिमेट किया गया था और जिसकी वजह से इसने तूफान मचा दिया स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं केमिकल्स। अभी कहाँ पे यूज़ में आते हैं? इसको फ्रिजेस में अपन यूज़ करते हैं, जो अपना घर पे रेफ्रिजरेटर है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, और एयर कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। क्यों भाई? देखिए कूलेंट की तरह जो ठंडक आती थी एसीज में से, फ्रिजेस में से, उसके लिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार हुआ करता था। कूलिंग एजेंट था, कूलेंट था। भाई कूलेंट्स क्या होता है? जैसे आजकल जो बाइक्स आ रही हैं आजकल उनमें भी कूलेंट आ रहे हैं, लिक्विड कूलिंग होती है। अगर आपने देखा होगा R15 या फिर डोमिनार जो बाइक्स हैं, अच्छी बाइक्स हैं जो कि 2 लाख के आसपास आती है, 1.5 से 2 लाख के बीच की जो बाइक्स है, तो उसमें आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि बाइक थोड़ी सी तेज चलती है। तो बाइक्स तेज चलेंगी तो इनका इंजन हीटअप होगा, और इंजन के हीटअप होने से क्या होता है? बाइक की परफॉर्मेंस भी गिरती है और बाइक के इंजन के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस हीटिंग को कम करने के लिए जो कूलेंट होता है वो बाइक के इंजन में घूमता है पाइप्स के जरिए और उसकी हीट को लेके जाता है। तो कूलेंट का मेन काम क्या होता है? हीट को कम करना। तो यही कूलेंट का काम क्या करता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है एसी के अंदर और फ्रिजेस के अंदर, जो हीट है उसको निकाल के लेके जाता है ताकि अंदर जो कूलनेस मेंटेन रहे। साथ ही साथ में उसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं और एरोसॉल स्प्रेयर के तौर पे। जो स्प्रे में जो प्रेशर से जो स्प्रे निकलता है ना, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ हुआ करता था। तो बेसिकली पहले जब इसका यूज़ बहुत वाइड स्प्रेड हो गया था, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते थे, फिर ग्रेजुअली ह्यूमंस ने, साइंटिस्ट ने रियलाइज़ कराया ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें जो क्लोरीन है जो कि गुंडा है, बेसिकली ये क्या कर रहा है? आपकी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब दुष्परिणाम क्या होते हैं बच्चों? पहला, यूवी रेज कैन कॉज स्किन कैंसर। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं बच्चों, ये स्किन कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है। अगर स्किन पे गिरती हैं तो डीएनए को चेंज करते हैं, इसकी वजह से स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद भी कॉज करते हैं। कैटरेक्ट को मोतियाबिंद बोला जाता है। होता क्या है बेसिकली इसके अंदर? आंखों की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो एज, देखो कैटरेक्ट जो होता है बेसिकली एज के साथ होता है। आंखों की जो ऊपर वाली लेयर होती है टॉप वाली, वो ऐसे मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है, और ये एज के साथ होता है। ग्रेजुअली इतनी मोटी हो जाती है कि दिखना बंद हो जाता है, आपको साफ दिखाई नहीं देता, और इसे कैटरेक्ट बोलते हैं। कैसा ठीक होता है? बहुत सिंपल सा इलाज है इसमें। इसमें सर्जरी, एक छोटी सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें आंखों के ऊपर से जो एक्स्ट्रा लेयर होती है उसको हटा दिया जाता है, जिसके जरिए आपकी जो नज़र होती है वो वापस से रिस्टोर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो नज़र है वो ठीक हो के वापस आप जवानी में थे वैसे दिखने लगेंगे, नहीं। बस वो जो धुंधलापन आ रहा था उस एक्स्ट्रा लेयर की वजह से धुंधलापन हट जाता है। बाकी जो नज़र कमज़ोर हो चुकी है एज की वजह से, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। उसकी भी सर्जरी होती है। उसमें क्या करते हैं? आंखों के अंदर सर्जरी करके उसको भी ठीक कर देते हैं, लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है, एक अलग प्रक्रिया है। दे डैमेजेस द बॉडी इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करने की क्षमता यहाँ पर रखते हैं। अब जो ऑक्सीजन है, जब यूवी रेस ऑक्सीजन पे गिरती है, देखिए बनती कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले ओजोन, इतना तो हो गया ओजोन फॉर्मेशन। बाय यूवी रेस। यूवी का फुल फॉर्म है बच्चों अल्ट्रा वायलेट। यूवी रेस का फुल फॉर्म लेके आओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
अब देखिए जब यूवी रेस ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल पे गिरती है तो स्प्लिट होके O+O बनाता है। ये सिंगल O जो होता है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और ये O2 के साथ कंबाइन करके एक ओजोन बना देता है। ये ओजोन हो गया O3 ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का केमिकल फॉर्मूला CF2Cl2 होता है। जब यूवी रेस गिरती हैं तो उसमें से एक जो क्लोरीन होता है वो अलग हो जाता है। मैंने कहा था गुंडा आ जाइए। अब ये क्लोरीन इस ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और उसको O2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब जब O2 में कन्वर्ट हो गए तो अगेन ये जो ClO बचा ये O के साथ ये करके Cl+O2 बना देगा। तो देखिए कैसे इस क्लोरीन ने इस O3 को O2 में कन्वर्ट कर दिया और खुद वापस से फ्री हो गया। देखिए यहाँ से फिर फ्री हो गया। ये मतलब खुद कंज्यूम नहीं हुआ, दूसरे को मार के खुद जिंदा बच गया, बाहर आ गया जेल से और वापस से क्लोरीन ये वापस से पूरी प्रक्रिया को ऐसे दोहराता जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो एक तरीके से चेन रिएक्शन चालू कर देता है, रिएक्शन चलती रहती है जब तक ये है ना नाश नहीं करता जाता ओजोन लेयर का। तो ये वही क्लोरीन गुंडा राजा। देखिए दोबारा समझाता हूँ कैसे होता है। ऑक्सीजन है, यूवी गिरी O+O में ये टूट गई। अब ये जो O है जो सिंगल O होती है हाईली रिएक्टिव होती है, O2 के साथ ये करके O3 बनेगी, ऐसी ओजोन लेयर बनती है यूवी की मदद से। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जा रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, ह्यूमंस के यूजेस की वजह से, अनडिजायरेबल यूजेस की वजह से, तो जैसे यूवी रेस गिरती है इसमें से क्लोरीन अलग हो जाएगा। अभी जो क्लोरीन है ये गुंडा है, ये O3 के साथ जाके ClO+O2 बनाएगा। अब वापस जो ClO है ये इस O के साथ ये करके Cl+O2 बनेगा, तो वापस से फ्री हो गया। यहाँ पर कंबाइन होता है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फ्री हो गया। अब ये फ्री होगा तो वापस अपने गुंडा राज को यहाँ पे रिपीट करेगा। तो इस तरीके से बच्चों जो क्लोरीन होता है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलता है, ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, चेन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। इसको आप चेन रिएक्शन भी बोल सकते हो या आप इसको फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, क्लोरीन इस ओजोन को नुकसान पहुंचाता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, खुद वापस से बच के बरी होके बाहर ये आ जाता है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप विराट कोहली पॉइंट लिख सकते हो। 1987 में एक अटेम्प्ट किया गया ओजोन लेयर को बचाने के लिए। इसमें यूनाइटेड नेशंस थे, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम एक एग्रीमेंट लगाया था। उस एग्रीमेंट के अनुसार CFC के प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाएगा। तो जो भी मेंबर कंट्रीज थी उन सब मेंबर कंट्रीज ने इस प्रोटोकॉल को साइन किया, इस डॉक्यूमेंट को साइन किया और बोला कि हम CFC के प्रोडक्शन को बंद कर देंगे। ठीक है, तो जो कंट्रीज ने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया, जो मेंबर कंट्रीज थी यहाँ पे, उन्होंने CFC के प्रोडक्शन को या तो कंट्रोल कर लिया या फिर बंद कर दिया। और जो मेंबर नहीं थे वो कंटिन्यूसली उसको प्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर उसको नुकसान हो रहा था कंटिन्यूसली। हालांकि अब जो उसके जो यूज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओवर द वर्ल्ड मेरे ख्याल से बंद हो चुका है। अब उससे कोई भी कंट्री शायद यूज़ नहीं हो सकता है, शायद चाइना यूज़ करती, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज ने उसके यूज़ को बंद कर दी क्योंकि ओजोन को काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान इसकी वजह से हो रहा था। एक खुशखबरी बच्चों में और आपको बता दूं कि जो ओजोन लेयर है पहले के मुकाबले काफ़ी रिकवर वो कर चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट था जिसमें ओजोन लेयर की जो थी प्रोटेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया था उससे काफ़ी कुछ जो हेल्प निकल के आया और काफ़ी पॉजिटिव बेनिफिट्स भी इसके देखने को मिल रहे हैं। आप चाहो तो अभी आप बैठे हो तो आप अपने स्मार्टफोन में इस वीडियो को पॉज करके गूगल कर लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी कुछ रिकवर कर चुकी है। अब बच्चों ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और ये बहुत ही ईजी, आमतौर पर इससे क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, लेकिन हाँ कई बार 1 नंबर के या कुछ MCQs में इसको पूछ लिया जाता है, तो अपन डिस्कस करेंगे और अपने एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। गार्बेज क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज नो यूज फॉर इट्स ओनर, उसको बोलते हैं गार्बेज। सिंपल टर्म्स में एनीथिंग, उसी को वेस्ट या गार्बेज बोला जाता है। भाई देखिए इस चीज़ को समझिए आप। अब जैसे अब इसको ऐसे समझिए, भाई मैंने कार चलाता था, अब वो कार मेरे काम नहीं आ रही, वो कार ख़राब हो चुकी है, तो मेरे से कोई वैल्यू नहीं है उस कार की क्योंकि वो ख़राब हो चुकी है, वो रिपेयर के लायक भी नहीं है, तो वो कार क्या हो जाएगी, मेरे लिए गार्बेज हो जाएगी। लेकिन जो कबाड़ी वाला है या फिर जो कार की जो फैक्ट्रीज हैं उसको यूज़ कर सकती है, तो उनके लिए वो गार्बेज नहीं होगा। तो गार्बेज या वेस्ट क्या होता है, कोई भी वो आइटम जिसकी वैल्यू खत्म हो गई है ओनर की नज़रों में। जैसे एक पेन है,
अब पेंसिल की मैं बात करता हूँ भाई, पेंसिल मेरी 6 क्लास तक काम में आती है, उसके बाद मैं पेन चलाने लग गया। तो 6 क्लास तक तो जो पेंसिल हुआ करती थी उसकी मेरे लिए वैल्यू हुआ करती है, लेकिन अब उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। तो मेरे लिए क्या बन गई, वो वेस्ट बन गई, गार्बेज बन गई। सिंपल सा एग्जाम्पल है ना, क्योंकि एजुकेशन की चीज़ है तो उसकी अपन को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वेस्ट या गार्बेज नहीं बोलते, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। लेकिन मेरी छोटी बहन या फिर मुझसे छोटी क्लास के बच्चों के लिए वो काम की चीज़ है। तो इस तरीके से बच्चों, गार्बेज क्या होता है, वो आइटम जिसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, किसके लिए, ओनर के लिए। क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ मेरे लिए खराब हो लेकिन किसी और के लिए काम की हो। बहुत सिंपल सी बात है। अब पतंग उड़ा रहा हूं, मैंने पतंग उड़ाना छोड़ दिया, मेरे हाथ में कट लग गया, मेरे हाथ में इतना भयानक कट लगा कि मैं पतंग तो क्या चरखी भी नहीं पकड़ सकता। तो मेरे लिए अब उस सीजन के लिए पतंग मेरे लिए गार्बेज हो गई है, बट किसी और के लिए वो पतंग तो पतंग ही है, एंटरटेनमेंट का साधन है, खुशियों का साधन है। तो इस तरीके से गार्बेज वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ओनर के लिए। ठीक है, द हाउस होल्ड वेस्ट या रबिश को अपन गार्बेज बोलते हैं, रबिश यानी कचरा। अब डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मतलब कचरे से छुटकारा पाने को बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। आपने कचरे से छुटकारा पा लिया, इसको बोला जाता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट इज नोन एज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब वो कौन कौन से तरीके से अपन वेस्ट डिस्पोजल करते हैं? पहला है रिसाइकलिंग। बच्चों समझना, रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसाइकलिंग और रीयूज में क्या अंतर होता है उसको पहले समझना। रीयूज का मतलब होता है दोबारा से यूज करना उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अपन गए, जैसे आजकल अपन जो घी लेके आते हैं वो थैली में भी आता है, प्लास्टिक के कंटेनर में भी आता है, मेटल के कंटेनर में भी आता है। तो आमतौर पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मेटल का कंटेनर वाला लें या फिर प्लास्टिक के कंटेनर यानी डब्बे वाला लें। वो थोड़ा सा कुछ हल्का सा महंगा आता है उस पॉलीथीन के मुकाबले। अब वो हम क्यों लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब वो प्लास्टिक के डब्बे के अंदर जो घी आता है, उस घी को हमने यूज़ कर लिया तो प्लास्टिक का डब्बा बच गया। तो उस प्लास्टिक के डब्बे को अच्छे से धोते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं अपन चीज़ों को स्टोर करने में। उसके अंदर हमने दालें स्टोर कर ली, मसाले स्टोर कर लिए, जैसे कुछ भी स्टोर कर लिया। जैसे नमकीन है, नमकीन की थैली खाली करी और उसको उस डब्बे में स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, हम उस चीज़ को रीयूज़ कर रहे हैं। और भी एग्जाम्पल, जैसे आपने उसमें अचार रख दिया। और भी क्या एग्जाम्पल, जैसे आप मार्केट गए, आपने कोल्ड ड्रिंक, वैसे तो मैं आपको नहीं करूँगा सजेस्ट कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक पिए, मैं खुद भी नहीं पीता हूँ। मुझे कोल्ड ड्रिंक छोड़े हुए पता नहीं कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 7-8 साल तो हो गए होंगे बच्चों। जब से मैंने थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस करना चालू किया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैं आपको बताऊं, जैसे जब से रामदेव बाबा ने इस कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर बोला था, शायद उसी के आसपास से मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया था। और तब का समय और आज का समय है, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। कोई लाता है तो भी मैं नहीं पीता, कोई शेयर करता है तो भी नहीं। कोई बहुत ही खास होता है मेरा कि यार विजय भाई पी ले, तो मैं उसका दिल रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक कभी भी पैसे देके नहीं खरीदता, नहीं अगर पार्टीज में आती तो भी मैं उसको नहीं पीता। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसको ना पिए। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक ली, कुछ भी लिया आपने, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक जो है यूज़ कर ली। जो खाली बोतल बची उसको आप धो के आप पानी भरने के लिए भी स्टोर कर सकते हो। बच्चे एक बात का ध्यान रखना कि प्लास्टिक के किसी भी कंटेनर में गर्म चीज़ को स्टोर ना करें, क्योंकि सारे जो प्लास्टिक होते हैं वो फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं होते। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सारे जो प्लास्टिक होते हैं वो फूड ग्रेड नहीं होते। तो जो प्लास्टिक फूड ग्रेड नहीं होते, अगर आप उसमें गर्म चीज़ या गर्म सामान रखोगे खाने का, तो उससे कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 40 से 50 अलग अलग तरह के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक में अगर चीज़ आप स्टोर करते हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें गर्म चीज़ को स्टोर ना करें। जैसे आप लोग टिफिन वगैरह लेके आते, लंच बॉक्सेस लेके आते, तो कोशिश करें वो स्टील का हो, एल्यूमिनियम का भी ना हो, और ना ही वो प्लास्टिक। अगर वो प्लास्टिक का है तो अंदर स्टील की कोटिंग होनी चाहिए। देखिए 3 चीज़ें, पहली बात तो वो स्टील का होना चाहिए पूरा का पूरा। अगर स्टील का नहीं है तो एटलीस्ट उसके अंदर की साइड स्टील की कोटिंग होनी चाहिए। अगर फिर भी प्लास्टिक का है तो आप ध्यान रखिए कंपनी का, मिल्टन वगैरह, सेल्लो का, एक अच्छी कंपनी का ले जिसमें फूड ग्रेड प्लास्टिक आता है। फूड ग्रेड प्लास्टिक का मतलब वो होता है जिसमें गर्म खाना रखने से आपको कैंसर होने के चांसेस नहीं बढ़ते। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, वो होता है रीयूज। अब रिसाइकिल क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए रीयूज और रिसाइकिल में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। रीयूज का मतलब उसी चीज को वापस से यूज करना। अब रिसाइकिल मतलब जो चीज खराब हो गई है उसको रिपेयर करके, कुछ जोड़ तोड़ करके, मॉडिफाई करके एक नई चीज बनाना जो अपने काम की हो जाएगी, उसे बोलते हैं रिसाइकिल। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, जो अपने घर में न्यूज़पेपर बच जाते हो जिसे अपन रद्दी बोलते हैं, वो अपने घर पे एक स्क्रैप डीलर आते हैं, जिसे अपन कबाड़ी वाला बोलते हैं। कबाड़ी वाले को इंग्लिश में स्क्रैप डीलर बोला जाता है। अब आपकी जो भी रद्दी है, जो भी ओल्ड न्यूज़पेपर, आप उसको स्क्रैप डीलर को बेच देते हो। अब इस स्क्रैप डीलर इस रद्दी को लेके रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में जाता है, उनको बेच देता है। अब रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज क्या करती हैं?
इस रद्दी को कन्वर्ट कर देती है पेपर बैग के अंदर, रफ रजिस्टर के अंदर, या फिर पेपर से डेकोरेटिव आइटम के अंदर। इन द सेम में टूटे हुए कांच का आइटम, प्लास्टिक, मेटल, ये भी कहाँ जाते हैं? रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में जाते हैं। कांच है तो उसको पिघला के नए नए आइटम बनाए जाते हैं। प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक वापस से एक प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं, एक तो वापस से मोल्ड होकर नई चीज़ों में बन जाता है, नहीं बन पाता। तो जो रीयूजेबल प्लास्टिक है उनको भी मोल्ड करके नई नई चीज़ें बनाई जाती है, सेम विद द मेटल। तो रिसाइकलिंग में क्या होता है? टूटी हुई चीज़ को, उस खराब चीज़ को रिपेयर करके या फिर उसको ना मॉडिफिकेशन करके एक नया रूप दिया जाता है जो कि अपने काम का हो, जैसे वो बोलते हैं रीयूज। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों की इनमें से कौन सा बेहतर है, रीयूज बेहतर है कि रिसाइकिल बेहतर है? देखिए, दोनों के मायने बहुत ही अलग अलग होते हैं। किसी चीज़ को आप रीयूज़ कर सकते हो, किसी को रीयूज़ नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास बॉटल है कांच की, वो टूटी हुई नहीं है तो मैं उसको रीयूज़ कर सकता, लेकिन टूट गई तो मैं उसको रीयूज़ नहीं कर, रीयूज़ कैसे करूँगा? मारने के लिए थोड़ा ना रखूँगा कि टूटी बोतल है, कोई आएगा उसको यूँ मार दूंगा, ऐसा कोई भी नहीं करता है, ठीक है। तो मैं उसको रिसाइकिल ही करना पड़ेगा। फिर अगर कंपेयर किया जाए रीयूज़ और रिसाइकिल में कौन सा बेटर है, तो मैं अगर आपको बताऊँ, अगर एक आइटम रीयूज़ भी हो सकता है और रिसाइकिल भी हो सकता है, ध्यान से सुनना। जो आइटम रीयूज नहीं हो सकता उसकी तो अपन बात छोड़ दें, वो केस हट गया, फिर अपन कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन वो आइटम जो रीयूज भी हो सकता है और रिसाइकिल भी हो सकता है, उस केस के अंदर रीयूज करना बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि रिसाइकिल करने में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। जब किसी भी चीज़ को अपन रिसाइकिल करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, मशीनें चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, लोगों को लगाया जाता है, एनर्जी लगती है, पैसा लगता है, पानी लगता है, बिजली लगता है, टाइम लगता है, कितनी सारे रिसोर्सेज लगते हैं, तब जाके वो चीज़ रिसाइकिल होती है। तो कितनी सारी चीज़ों का वेस्टेज हो जाएगा। इससे बेटर उस चीज़ को आप रीयूज कर लो अगर पॉसिबल है तो। आइए बच्चों, बात समझ में। अब दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट का हिंदी में सीधा मतलब होता है खाद। इसे मैन्योर भी बोला जाता है और हिंदी में इसको खाद बोला जाता है। तो कंपोस्ट क्या होता है बच्चों? खाद। खाद कैसे बनती है आपको पता है? ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है। तो आपके घर में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई हैं, जैसे कि छिलके, फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, रोटी, सलाद, जो नहीं वेस्ट हो गया, खराब हो गया, खाने लायक नहीं है, दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा कि इस दुनिया में गरीबी बहुत है, किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करें। लेकिन किसी कारणवश खाना खराब हो गया, भाई पता नहीं पड़ा, फंगस लग गई, या खाना बच गया, या खराब छिलके वगैरह पड़े, तो उन सबको आप फेंके ना, उनका आप कंपोस्ट बनाए। कंपोस्ट यानी खाद होती है, बहुत सरल तरीका है। गड्ढा खोदे मिट्टी के अंदर, उसके अंदर आप अपने इस ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्लास्टिक, कांच, मेटल नहीं होना चाहिए, डालें, बंद कर दें, थोड़े दिनों बाद एक काला काला मटेरियल आपको मिलेगा, वो खाद होती है। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक वेस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं? खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इंसिनरेशन से, इंसिनरेशन में आपको समझा दूं, इसका मतलब होता है रिड्यूस टू ऐश, राख में कन्वर्ट कर देना, जलाकर नाश कर देना, राख में कन्वर्ट कर देना। इसमें क्या कहते हैं, कोई भी जो वेस्ट होता है, आमतौर पे इसके अंदर अपन मेडिकल वेस्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली जिसमें जो वेस्ट होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यह आमतौर पे मेडिकल वेस्ट ही होता है। ये जो वेस्ट होता है आमतौर पे मेडिकल वेस्ट होता है, इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस पे बर्न किया जाता है। इससे क्या होता है, राख में कन्वर्ट ही हो जाता है। तो इतना सारा कचरा इतना सा हो जाता है। देखिए, मेडिकल वेस्ट को है ना, आपको डिस्पोज करना बहुत सावधानी से पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल वेस्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बहुत रिसेंट एग्जाम्पल देखिए, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए, हर एक की, देखिए चलो इस एग्जाम्पल को चलो मैं ले ही लेता हूँ, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, मैं बहुत रेस्पेक्टिव वे में ये एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे कोई पर्सन थे जिनके दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेटली, जिनके जो परिजन थे या मिलने वाले थे, फ्रेंड्स थे, जिनकी कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी, अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं बहुत ही रेस्पेक्टेड वे में ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब उनकी जो शरीर था, उनके शरीर को देखिए, इनिशियली में इतना डर था कि लोगों ने उनके शरीर को भी नहीं सौंपा, सरकार ने खुद अपने तरीके से उसको अंतिम संस्कार किए। क्यों? क्योंकि अगर वो शरीर को थोड़े से भी गलत तरीके से हैंडल किया जाता तो कोरोना फैल सकता था। तो ये एग्जाम्पल है भाई, क्यों जो मेडिकल सब्सटेंसेज हैं उनको ध्यान से आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्पोज ऑफ वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी की फैमिली मेम्बर है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप किसी का बॉडी सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, यूरिन सैंपल लिया, या स्टूल सैंपल लिया, कुछ भी लिया, तो उसके अंदर क्या होते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत भयानक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जो कि एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं। इनको आप गाड़ोगे तो जमीन में इन्फेक्शन करेंगे, नदी में डालोगे नदी में फैल जाएंगे। तो इनके जो मेडिकल वेस्ट होता है आमतौर पे, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक डिस्पोज करना चाहिए। तो जो इंसिनरेशन है वो एक बहुत बढ़िया तरीका है उसको डिस्पोज ऑफ करने का, अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद है लैंडफिल। बच्चों, लैंडफिल बहुत ही कॉमन है। वैसे मैं आपको समझाऊं तो लैंडफिल बहुत सिंपल इसका डेफिनेशन है, जो मैं छोटी क्लासों में भी समझाता हूँ।
देखिए होता है क्या बच्चों लैंडफिल के अंदर, इस बात को आप समझना कि जैसे जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत नहीं हुई थी, अपने घर पे जो कंटेन वो जो बड़े बड़े नहीं आते ट्रॉले जो कचरा लेके जाते हैं वो गाड़ियां नहीं आया करती थी, तब सब इस बात को एक्सेप्ट करेंगे सबकी कॉलोनी में या सबकी गलियों के आसपास एक न एक खाली प्लाट होता था और उसके अंदर सब लोग अपने कचरे को डालते थे। फिर उस प्लाट के आसपास जिसका भी घर होता था वो लड़ाइयाँ लड़ता था सबसे, भाई यहाँ कचरा मत डालो, यहाँ कचरा मत डालो। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है लैंडफिल का घरेलू तौर पे समझने के लिए। तो लैंडफिल होता है क्या? लैंडफिल आपकी सिटी से बाहर एक खाली एरिया होता है, ध्यान से सुनना। लैंडफिल सिटी के बाहर एक बहुत बड़ा खाली एरिया होता है जिसके अंदर जो भी कचरा सिटी का निकल रहा है उसको वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। कचरा डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। फिर जब वो लैंड जो है वो पूरे तरीके से भर जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको कवर कर दिया जाता है। मिट्टी डालने से क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फैलेंगे नहीं, वो दब जाएंगे। फिर इसको कवर करके अच्छे से उसको या तो प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर किसी स्टेडियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके नीचे क्या हुआ किसी को पता नहीं था, लेकिन उसको इस तरीके से कवर, देखो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो तो कंपोस्ट में बन जाएगा और जो प्लास्टिक रीयूजेबल है वो वापस से रिसाइकलिंग। देखिए कचरे को डालने से पहले छांटा जाता है। देखिए वैसे तरीका क्या है मुझे नहीं पता सरकार क्या फॉलो करती है, लेकिन तरीका ये जो भी मटेरियल काम आने लायक उसको अलग करके रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बेच दिया जाता है और फिर जो चीज़ ऑर्गेनिक होती हैं या फिर जो कम नुकसान फैलाती है उनको उसमें डाल के कवर अप कर दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि पीछे से क्या हो रहा है, तरीका यही है, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको पता है सब जगह गड़बड़ें चलती हैं। तो वो जो लैंडफिल होता है जब वो भर जाता है अच्छे से उसको कवर कर दिया जाता है मिट्टी से। उसके बाद जब वो मिट्टी से कवर होकर जो चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं, गल जाती हैं, तो उसको प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेडियम में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर जो भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो डिसीजन वो लेना चाहती हैं। बुकों में आमतौर पर प्लेग्राउंड या स्टेडियम ही लिखा होता है, तो उसी के एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इसको बोला जाता है लैंडफिल। आगे सूवेज ट्रीटमेंट, इसको सीवेज नहीं बोलते, पहले मैं भी सीवेज बोला करता था, लेकिन कुछ साल पहले मैंने गूगल पे इसका प्रोनाउंसिएशन देखा तो वो उसको सूवेज ट्रीटमेंट बोल रहे थे। तब समझिए सूवेज ट्रीटमेंट में होता क्या है, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं तो इसके बारे में मैंने अलग से पॉइंट बनाया ताकि कुछ आपको पता पड़े यार सूवेज होता क्या है, सूअर सिस्टम होता क्या है। शब्द प्रोनाउंसिएशन में मत इसको सीवर सिस्टम नहीं सूअर सिस्टम ही बोला जाता है, SEWER। देखिए सबसे पहले सीवेज होता क्या है या सूवेज होता क्या है। आपके घर से जो भी गंदा पानी निकल रहा है स्पेसिफिकली बाथरूम से, जिसमें आपके टॉयलेट है, पॉटी है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सूवेज। बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में आपके बाथरूम से जो भी गंदा पानी निकलता है जिसमें आपका यूरिन होता है और पॉटी होती है, यूरिन फीसेस, उसी को बोलते हैं अपन सूवेज, जो बेसिकली अंडरग्राउंड पाइप्स के जरिए आपके घर से बाहर निकाल दिया। आपके घर में पाइप्स होते हैं जिसके जरिए आपके घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं सूवेज। अगर अनट्रीटेड सूवेज को मतलब इसको साफ किए बगैर सीधा नदियों में डालोगे तो नदियों में पॉल्यूशन हो जाएगा। नदियों में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होने से यूट्रॉफिकेशन होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो और कई बीमारियां भी फैलेंगी उसके अंदर भाई। अब इस सीवेज को अगर आप डिस्पोज करोगे ट्रीट करके तो क्या होगा, नदी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको ट्रीट किया जाता है। सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सूवेज को ट्रीट किया जाता है। ट्रीट का मतलब इसको अंदर से कचरा हटाया जाता है, इस लेवल पे कचरा हटाते हैं कि ये पानी नदी में मिलाने लायक हो जाता है। तो जो भी सूवेज होता है उसको डायरेक्ट नदियों में आप नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण हो सकता है और है भी। तो इसको नदी में जाने से पहले एक सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजरना होता है जो कि इसको इस लेवल पे साफ करता है कि नदी में मिलाने लायक ये हो जाता है। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ सूवेज प्रोड्यूसेस क्लीन वाटर विच इज डिस्चार्ज इनटू रिवर। तो इस तरीके से बच्चों ये कुछ तरीके, हालांकि बहुत सारे तरीके होते हैं वेस्ट डिस्पोजल के, लेकिन जो अपने बुक में मेंशन है वो सब मैंने आपको डिस्कस यहाँ पर करा दी। तरीके बहुत सारे होते हैं बट दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट मेथड्स दैट आर वेरी कॉमनली फॉलोड इन अवर कंट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस मिस ना, उसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना, टेक केयर एंड बाय बाय।